Assalamu alaikum students. Welcome to the part 2 of the lecture of mathematical modeling. हमने पार्ट 1 में देखा था कि हमारे पास मैथमेटिकल मॉडलिंग होती क्या है, हम किस तरह से एक कोई भी मैथमेटिकल मॉडल सेटअप कर सकते हैं, हमारे पास मॉडलिंग साइकिल क्या होता है। फिर फर्दर हमने मॉडलिंग की कुछ टाइप्स देखी थी जिनमें हमारे पास लीनियर मॉडल्स थे, हमारे पास नॉन लीनियर मॉडल्स थे और हमारे पास सिस्टम डायनामिक मॉडल्स थे। और फिर फर्दर हमने एक एग्जांपल को भी डिस्कस किया था कि जिस एग्जांपल में हमारे पास मॉडल तो गिवन था, लेकिन हमने जस्ट उस मॉडल के अंदर कुछ डाटा प्लग इन करने के बाद हमने कुछ आउटपुट्स हासिल किए थे। आज की हमारे लेक्चर में हमने कुछ फर्दर एग्जांपल्स को डिस्कस करना है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट एग्जांपल्स। उन एग्जांपल में हमारे पास कुछ टर्म्स यूज होंगी, हम उन टर्म्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम उन एग्जांपल की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास एक टर्म है मार्जिनल रेवेन्यू। इट इज दैट एडिशनल रेवेन्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेलिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। मींस हमारे पास कोई भी एक पर्सन है, वो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है या कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो हर एक पर्सन को सर्विस प्रोवाइड करने पे या हर एक प्रोडक्ट सेल करने पे उसको जो सिर्फ उस प्रोडक्ट का रेवेन्यू अर्न करता है, दैट रेवेन्यू इज बेसिकली द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट। मीन एक पर्सन है, वो फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ बुक सेल करता है, ठीक है, वो लेट्स सपोज 10th पर्सन को जाके एक बुक सेल कर देता है, लेट्स सपोज 400 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कि 10th बुक पे उसका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो 400 आ गया। इसी तरह से फॉर एग्जांपल वो 12th बुक जो है वो हमारे पास सेल कर देता है 420 रुपीज़ की, तो इसका मतलब है कि 12th बुक पे उसका जो मार्जिनल रेवेन्यू बना वो हमारे पास 420 रुपीज़ बन गया। हमारे पास इसकी एग्जांपल भी है कि फॉर एग्जांपल हमने बात करते हैं कि पर्सन इज सेलिंग बुक एट द रेट ऑफ 550 पर बुक वेयर रिटन प्राइस इज 600। मीन्स कि हमारे पास एक पर्सन है जो बुक सेल कर रहा है, ठीक है, और वो बुक की उसकी जो प्राइस उसने रखी है वो हमारे पास है 500 रुपीज़, ठीक है, जबकि उस बुक के ऊपर जो रिटर्न प्राइस है वो हमारे पास है 600 रुपीज़, ठीक है। नाउ अब फर्दर क्या होता है, सॉरी, सपोज एट द सेल ऑफ 10th बुक शॉपकीपर रिसीव 530 फ्रॉम सम स्टूडेंट इंस्टेड ऑफ 550। इट मीन्स कि वो सबको 550 रुपीज़ की बुक सेल कर रहा था, उसने पहली जो 9th बुक है वो 550 रुपीज़ में सेल की है, लेकिन 10th बुक जो किसी स्टूडेंट को वो सेल करता है तो स्टूडेंट उसको बार्गेनिंग के जरिए फॉर एग्जांपल उसको 530 रुपीज़ देता है, ठीक है, वो उसको 550 रुपीज़ नहीं देता, उसको 530 रुपीज़ देता है। तो इस सूरत में हमारे पास जो 10th बुक पे उसका मार्जिनल रेवेन्यू बनेगा, दैट मार्जिनल रेवेन्यू विल बी द 530 रुपीज़, ओके। एंड सिमिलरली अब इमेजिन करें कि 20th बुक जब वो किसी भी स्टूडेंट को सेल करता है तो वो बुक उसको 580 रुपीज़ की सेल कर देता है इंस्टेड ऑफ द 550 रुपीज़। तो अब हम कहेंगे कि 20th बुक पे उस पर्सन का, उस शॉपकीपर का जो मार्जिनल रेवेन्यू बना है, दैट मार्जिनल रेवेन्यू इज बेसिकली द 580 रुपीज़। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन है टोटल रेवेन्यू, ठीक है, वो मार्जिनल रेवेन्यू था वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, सर्विस टू सर्विस वेरी करेगा, ठीक है, लेकिन जो टोटल रेवेन्यू है वो सारी की सारी मार्जिनल रेवेन्यू को, मतलब कि आपने एक दिन के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट सेल किए हैं सारे के सारे का मार्जिनल रेवेन्यू अगर मैं कलेक्ट कर लूँ, देन दैट मार्जिनल रेवेन्यू इज बेसिकली कॉल्ड द टोटल रेवेन्यू। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह की बनेगी, द मनी विच फ्लोज इनटू द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम आइदर selling the product or providing services is called the total revenue। मीन्स के उस पर्सन ने, अगर मैं एक दिन का टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो एक दिन के अंदर उसने जितनी भी प्रोडक्ट सेल की हैं या जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, तो एक दिन खत्म होने के बाद अब उसके पास जितने पैसे इकट्ठे हुए हैं वो उसका टोटल रेवेन्यू, ठीक है। एज देर इज नो फिक्स रेवेन्यू इन अ फर्म सो इट इज कैलकुलेटेड एज। अब देखिए कि किसी भी फर्म का जो रेवेन्यू है वो फिक्स नहीं देगा। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसने मंडे के दिन लेट्स सपोज 200 यूनिट सेल कर दी, 200 बुक्स सेल कर दी, ठीक है, और ट्यूसडे के दिन उसने 150 बुक सेल की है, तो ऑब्वियसली बात है कि मंडे का रेवेन्यू ज्यादा होगा टोटल रेवेन्यू, और हमारे पास
जो ट्यूसडे का टोटल रेवेन्यू है वो हमारे पास कम होगा। तो इस सूरत में हमारे पास कभी भी टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होगा दैट विल बी द टोटल रेवेन्यू विच इज बेसिकली इक्वल्स टू द प्राइस ऑफ अ यूनिट के हमारे पास वो एक यूनिट कितनी प्राइस में सेल कर रहा है मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी सोल्ड, कि उसने कितनी क्वांटिटी या कितने यूनिट सेल किए हैं। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें देन दैट आंसर विल बेसिकली कॉल्ड द टोटल रेवेन्यू ऑफ दैट फर्म और दैट पर्सन। ओके, इसी पे हमारी एक एग्जांपल है, इसको हम एग्जांपल 2 कहेंगे। एग्जांपल की हम स्टेटमेंट पहले रिकॉल कर लेते हैं। अ पब्लिशर इज सेलिंग अ क्वांटिटेटिव रीजनिंग बुक एट द रेट ऑफ 415 पर बुक। एक पब्लिशर है वो 415 की एक क्वांटिटेटिव रीजनिंग की बुक सेल कर रहा है। ठीक है, इफ एक्स डिनोट द नंबर ऑफ बुक सोल्ड, आप देखें यहाँ पे उसने कह दिया कि एक्स का मतलब ये है कि आप जितनी बुक सेल कर रहे हैं। ये आपको अगर याद हो तो जब हमने वहां पे मॉडलिंग साइकिल की बात की थी हमने कहा था कि हमें कुछ अजम्पशंस करनी पड़ेंगी। अब इस एग्जांपल में उसने आपको अजम्पशंस दे दी। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आपने पहली एग्जांपल की थी उसमें आपको अजम्पशंस भी दी हुई थी, आपको मॉडल भी क्रिएट किया हुआ था। अब यहाँ पे अजम्पशंस दे दी, देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे मॉडल नहीं होगा, हमने मॉडल खुद से बनाना है। ठीक है, नाउ इफ एक्स डिनोट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन विच कैन बी यूज फॉर फाइंडिंग द टोटल रेवेन्यू। तो वो कहता है कि वो रेवेन्यू फंक्शन बनाए जिस रेवेन्यू फंक्शन को यूज करते हुए हम उस बुक सेलर का टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखें वो जो टोटल रेवेन्यू का फंक्शन हमसे पूछता है यही बेसिकली हमारा मॉडल। हमसे कहा जाता है कि आपको डाटा भी दे दिया, डाटा आपके पास क्या है, उसने कह दिया कि आपके पास ये वाला जो वो बता रहे हैं आपको कि एक बुक उसने सेल की है 415 रुपए की, तो इट मीन्स कि ये आपका ओवरऑल डाटा है। ठीक है, अजम्पशंस क्या है, उसने सपोज कर लिया कि एक्स जो है वो आपको डिनोट करता है नंबर ऑफ बुक्स को, ये भी आपकी अजम्पशन है। ठीक है, और आपसे रिक्वायर्ड क्या कर रहा है, रिक्वायर्ड कर रहा है कि आपके पास टोटल रेवेन्यू बताएं उसका, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है उस मॉडल से। ठीक है, अब जरा गौर से देखिएगा, हमारे पास वो कहता है कि आल्सो फाइंड रेवेन्यू इफ 2500 सैंपल ऑफ दैट बुक्स आर सोल्ड। मीन्स के अगर हमारे पास 2500 सैंपल उस बुक के सेल होते हैं तो वो कहता है इस सूरत में बताएं कि फिर अब उसका जो रेवेन्यू है वो कितना जनरेट होगा। सो लेट्स सी, हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले मॉडल क्रिएट करना है। तो मॉडल हम क्रिएट करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे गिवन ये है कि हेयर प्राइस ऑफ वन बुक इज बेसिकली द 415 रुपीज। हमें दे दिया गया है कि हमारे पास एक बुक की जो प्राइस है वो 415। ओके, एंड हमें ये भी गिवन है कि जो नंबर ऑफ बुक उसने सॉल्व की हैं इसको हमने अज्यूम कर लिया था कि दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू दैट नंबर एक्स, कि वो एक्स बेसिकली नंबर ऑफ बुक सॉल्व को शो करता है। तो अब टोटल रेवेन्यू का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला था प्राइस ऑफ अ यूनिट मल्टीप्लाई बाय द टोटल यूनिट सॉल्ड। तो इट मींस हमारे पास बन जाएगा टोटल रेवेन्यू इज बेसिकली इक्वल्स टू प्राइस ऑफ अ यूनिट मल्टीप्लाई बाय द टोटल नंबर ऑफ बुक या टोटल क्वांटिटी सॉल्ड। अब प्राइस ऑफ अ यूनिट क्या है, 415। ठीक है, तो प्राइस ऑफ यूनिट की जगह 415 आ जाएगा और हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स जो सॉल्व हुई हैं वो हमारे पास एक्स है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 415 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो 415 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज बेसिकली इक्वल्स टू 415x। ओके, ये हमने मॉडल वहां पे कंस्ट्रक्ट कर लिया, मॉडल हमने डेवलप कर लिया। अब अगला उसका क्वेश्चन ये था कि बताएं टू फाइंड द टोटल रेवेन्यू ऑफ द 2500 बुक्स, कि अगर हमारे पास वो 2500 बुक्स सेल करता है तो उस वक्त उसका हमारे पास रेवेन्यू क्या बनेगा। अब सिंपल हमारे पास ये है कि रेवेन्यू फंक्शन हमारे पास यहाँ पे गिवन है जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है विच इज बेसिकली द 415x। गॉट इट। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि अगर वो 2500 बुक को सेल करता है तो इस सूरत में उसका हमारे पास टोटल रेवेन्यू क्या बनेगा। तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पे x की जगह पे 2500 प्लग इन कर देना है। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, दैट आंसर इज बेसिकली इक्वल्स टू वेट अ सेकंड, आंसर हमारे पास बन जाएगा दैट put x is equals to 2500 in the revenue function, so we will get that total revenue is basically equals to 415 multiplied by 2500, क्योंकि x जो था वो नंबर ऑफ बुक सॉल्व जितनी हुई थी उनको शो कर रहा है। तो अब ये कहता है कि अगर 2500 बुक सॉल्व हो तो कितना रेवेन्यू बनेगा, तो आपने सिंपल x की जगह पे 2500 प्लग इन कर देना, तो हमारे पास आंसर आएगा
415 multiplied by 2500, which is basically the 1,037,500, which is basically the 1,37,500. तो ये हमारे पास इस एग्जाम्पल का सोल्यूशन था। फर्दर हम कुछ और एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। तो जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था कि हमारे पास एक टर्म यूज हो रही थी मार्जिनल रेवेन्यू की। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास एक और टर्म यूज होगी, दैट इज बेसिकली द मार्जिनल प्रॉफिट। ठीक है, अब जैसे हमने कहा था कि हमारे पास किसी भी एक प्रोडक्ट को सेल करने से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू कह रहे थे। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। रेवेन्यू तो टोटल इनकम है जो उसके पास आई है, लेकिन उसमें से उसने खुद भी तो वो चीज परचेज की थी ना, उसकी अपनी भी तो कुछ कॉस्ट लगी थी ना। अगर रेवेन्यू में से हम उसकी कॉस्ट को माइनस कर दें तो जो आंसर आएगा दैट आंसर इज बेसिकली कॉल्ड द प्रॉफिट। अब हमारे पास मार्जिनल प्रॉफिट की भी डेफिनेशन उन्हीं लाइंस पे चलेगी, दैट इट मींस बेसिकली दैट इट इज द एडिशनल प्रॉफिट। ये एडिशनल प्रॉफिट है ऑब्टेन फ्रॉम सेलिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। मींस कि वहां पे हमने कहा था कि किसी एक एडिशनल प्रोडक्ट को सेल करने से या सर्विस को प्रोवाइड करने से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था वो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू था। अब किसी भी एडिशनल प्रोडक्ट को सेल करने से या सर्विस प्रोवाइड करने से जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है दैट प्रॉफिट इज बेसिकली द मार्जिनल प्रॉफिट। हमारे पास एक एग्जांपल भी है कि आप इसको इस तरह इमेजिन करें, अ पर्सन इज सेलिंग बुक एट द रेट ऑफ 550 पर बुक। एक पर्सन है वो 550 की एक बुक सेल कर रहा है, ठीक है, where he purchased the book at 400 रुपीज। इसका मतलब है कि अगर वो 550 की बुक सेल कर रहा है और उसने वो बुक जो है वो 400 की परचेज किया है, तो पर बुक उसका जो प्रॉफिट होगा दैट प्रॉफिट इज बेसिकली द 150 रुपीज। ओके, which is basically the you can say that the selling price minus the cost of that person. So it means this is the 550, I will get that। तो हमारे पास इसका जो प्रॉफिट बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है 550, you can say that 550 minus 400, so answer should be is equals to 150 rupees। और ये उसका हमारे पास प्रॉफिट बनेगा जिसको हम बेसिकली मार्जिनल प्रॉफिट कह सकते हैं। ठीक है, अब मार्जिनल प्रॉफिट भी चेंज होता रहेगा। कैसे? आप इस तरह इमेजिन करें, इट सीम्स दैट बाय सेलिंग ईच बुक ही इज अर्निंग 150 रुपीज एज अ प्रॉफिट। ओके, सपोज एट द सेल ऑफ 10th बुक, वो कहता है कि आप सपोज करें कि जब वो पर्सन जब वो शॉपकीपर 10th बुक को सेल करता है, ठीक है, द शॉपकीपर रिसीव 530 रुपीज फ्रॉम अ स्टूडेंट इंस्टेड ऑफ 550। वो कहता है तो वो कोई वहां पे कोई स्टूडेंट उसको 530 रुपीज देता है इंस्टेड ऑफ 550। तो अब हमें बताएं कि उसका मार्जिनल प्रॉफिट इस सूरत में कितना बनेगा। अब इस सूरत में भी आपने यही करना है कि जितने की उसने बुक सेल की है 530 रुपीज की, उसमें से आप उसकी जो टोटल हमारे पास उसकी परचेज कैपेसिटी थी, उसका जो परचेज अमाउंट थी उसको माइनस करें। तो 530 रुपीज माइनस 400, वी विल गेट दैट 530 माइनस 400, सॉरी मिस्टेक, minus 400, I will get that the answer should be is equals to 132। It means कि at the sale of 10th book उसका जो मार्जिनल प्रॉफिट बनेगा दैट मार्जिनल प्रॉफिट इज बेसिकली द 130 इंस्टेड ऑफ 150, क्योंकि अगर वो 550 की सेल करता तो उसका जो प्रॉफिट था वो 150 बनता, लेकिन अब चूंकि वो 130 की सेल कर रहा है तो अब उसका जो मार्जिनल प्रॉफिट बन रहा है वो हमारे पास 130 रुपीज बन रहा है। ओके, सिमिलरली हमारे पास अब अगर हम इसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करें, आप इस तरह इमेजिन करें, सिमिलरली एट द सेल ऑफ द 10th बुक ही गिव द बुक इन 400 रुपीज। वो उस जो उसने 20th बुक सेल किया है किसी पर्सन को, किसी स्टूडेंट को, उसने 400 की ही सेल कर दिया इंस्टेड ऑफ 550। तो अब जरा गौर से देखें इसमें डेटा को कि हमारे पास उसके अंदर 400 की बुक आई थी, उसने 400 की ही सेल कर दी। तो इस सूरत में जो उसने 20th बुक सेल की है तो 20th बुक की सेल पे उसका जो हमारे पास मार्जिनल प्रॉफिट बनेगा दैट मार्जिनल प्रॉफिट इज बेसिकली द 0 रुपीज। 0 रुपीज इसलिए कि उसने 400 की परचेज की थी, 400 की उसने सेल कर दी। तो दिस इज बेसिकली द यू कैन से द कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्जिनल प्रॉफिट कि हमारे पास मार्जिनल प्रॉफिट क्या होता है। ओके,
ओके अब नेक्स्ट हमारे पास है कि टोटल प्रॉफिट क्या बना। फिर अब आपने जितनी भी, जैसे हमने कहा था ना कि टोटल मार्जिन क्या है, कि आप हर प्रोडक्ट का जो मार्जिन है जो आपके पास मार्जिनल हर प्रॉफिट का, हर जो प्रोडक्ट का जो आपके पास रेवेन्यू है, आप उसके सारे के सारे मार्जिनल रेवेन्यू को आपस में ऐड करें, जो आंसर आएगा वो टोटल रेवेन्यू। इसी तरह से आपने हर जो प्रोडक्ट सेल किया है, हर प्रोडक्ट का जो मार्जिनल प्रॉफिट बना है, आप उस सारे के सारे मार्जिनल प्रॉफिट को आपस में ऐड कर दें, देन द आंसर विल बी द total profit. So it means we can say that the total profit will be the sum of all marginal profits. Next हमारे पास एक और टर्म है, that is basically the marginal cost. कि marginal cost हमारे पास क्या होती है। So basically any previous दो definitions की lines पे हम बात करेंगे कि it is the additional cost used by the producer to make one more unit of a product. Means कि अगर कोई person है वो कुछ product बना रहा है, तो किसी एक यूनिट को बनाने पे उसका जो कॉस्ट लगा है वो कॉस्ट इज बेसिकली कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट फॉर दैट प्रोडक्ट। मतलब अगर उसने 12th प्रोडक्ट को बनाया है, तो 12th प्रोडक्ट पे अगर उसका जो कॉस्ट है वो लेट्स सपोज 10,000 रुपीज लगा है, तो 12th प्रोडक्ट का जो मार्जिनल कॉस्ट होगा वो हमारे पास जो आपने बात की है 10,000 रुपीज होगा। ओके ओके हमारे पास एक एग्जांपल है इसी तरह की। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट इज मेकिंग पर्सनल कंप्यूटर्स। माइक्रोसॉफ्ट हमारे पास एक टेक कंपनी है, वो पर्सनल कंप्यूटर्स बना रही है। इट टेक्स ₹50,000 टू प्रोड्यूस वन पीसी। वो एक पीसी बनाने का उनका जो कॉस्ट है वो 50,000 रुपीज है। Got it? It seems that for production of each PC, it will take ₹50,000. When the वो कहता है कि अब ये लग ये रहा है कि हमारे पास हर प्रोडक्ट के लिए, हर एक पीसी के लिए उनका जो मार्जिनल कॉस्ट आ रहा है वो 50,000 रुपीज आ रहा है। लेकिन वो कहता है कि when the company is making its 12th PC, its 12th कंप्यूटर, जब कंपनी अपना 12th कंप्यूटर बना रही थी, they are launching a new version series. तो वो उस वक्त अपना एक नया वर्जन लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, जब वो अपना 12th पीसी बना रहे हैं तो उस वक्त वो अपना एक नया वर्जन लॉन्च कर रहे हैं। वो फॉर एग्जांपल उनकी विंडो का कोई न्यू वर्जन है, या आप कह सकते हैं कि वो उनके प्रोसेसर का कोई नया वर्जन है, वो उसको लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, इट टेक्स नाउ, अब जब उन्होंने अपना न्यू वर्जन लॉन्च कर दिया है, देन नाउ इट विल टेक्स 60,000 रुपीज टू प्रोड्यूस द पीसी। ठीक है, तो अब वो जब उन्होंने अपना न्यू वर्जन लॉन्च किया है, तो अब उनकी जो कॉस्ट है वो 10,000 रुपीज इंक्रीज हो गई। अब देखें कि 11th कंप्यूटर तक उनकी जो पर पीसी उनकी जो मार्जिनल कॉस्ट थी वो थी 50,000 रुपीज। लेकिन जैसे ही उन्होंने 12th पीसी बनाया, उन्होंने जैसे ही अपना न्यू वर्जन लॉन्च किया, तो अब इस सूरत में उनकी जो मार्जिनल कॉस्ट है पर पीसी वो 60,000 रुपीज हो गई है। सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द 12th पीसी द मार्जिनल कॉस्ट विल बी 60,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या होती है। अब देखें कि हमारे पास जो कॉस्ट है वो दो तरह की हो सकती है। एक कॉस्ट होती है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट, और एक कॉस्ट होती है हमारे पास फिक्स कॉस्ट। आप इसको इस तरह से अंदाजा लगाएं कि हमारे पास एक कोई भी फर्म है वो जूते बनाती है। ठीक है, अब जब वो जूते बना रही है तो जूते बनाने के लिए उन्होंने कोई फैक्ट्री किराए पे ली हुई है। ठीक है, जब उन्होंने कुछ फैक्ट्री किराए पे ली है तो उन्होंने कुछ लेबर भी रखी है, लेबर की उन्होंने कुछ पे भी फिक्स की हुई है। ठीक है, तो अब ये जो लेबर की पे है और जो उनकी फैक्ट्री का किराया है, वो किराया उन्होंने देना ही देना है, बेशक वो कोई पेयर ऑफ शूज बनाएं या ना बनाएं। ये लेबर की पे और जो फैक्ट्री का किराया है वो उन्होंने देना ही देना। तो इस सूरत में ये जो दोनों चीजें हैं, लेबर की पे और फैक्ट्री का किराया, ये उनकी फिक्स्ड कॉस्ट है, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है ना, ये उन्होंने देनी ही देनी है, बेशक वो लेट्स सपोज 10 जूते बनाएं या वो शायद कोई भी जूता ना बने। ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जब वो जूते बना रहे हैं तो जूता बनाने के लिए उनके पास कोई रॉ मटेरियल भी लग रहा है, उन्होंने चमड़ा लेके आना है, उन्होंने कुछ भी और सामान लेके आना है। तो वो जो रॉ मटेरियल है वो उसकी प्राइस किस वक्त इंक्रीज होगी। रॉ मटेरियल आपका ज्यादा तब लगेगा कि जब आप ज्यादा जूते बनाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सूरत में जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो डिपेंड कर रही है कि वो कितने पेयर ऑफ शूज बना रहे हैं, तो वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। तो इसका मतलब है जब भी आपने टोटल कॉस्ट की बात करनी है, दो तरह की कॉस्ट होगी। द फर्स्ट वन इज बेसिकली द फिक्स्ड कॉस्ट एंड द सेकंड वन इज बेसिकली द वेरिएबल कॉस्ट। सो लेट्स सी
वैसे हमने पहले बात की कि टोटल कॉस्ट इज एक्सप्रेस्ड इन टू कंपोनेंट्स. द फर्स्ट वन इज बेसिकली द टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड द सेकंड वन इज बेसिकली द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. ओके, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या बनेगा? दैट वन विल बी द टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस द फिक्स्ड कॉस्ट. तो ये हमारे पास उसका बन जाएगा, टोटल कॉस्ट का फंक्शन बन जाएगा. ओके, एग्जाम्पल के तौर पर हम इस तरह लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास किसी भी फॉर्म का एक कॉस्ट फंक्शन है, वो इस फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ है, दैट सी ऑफ एक्स इज बेसिकली इक्वल टू 0.40x प्लस 18,000 रिप्रेजेंट द कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ शू मेकिंग कंपनी. अब जरा गौर से देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे आपको दो तरह के एक्सप्रेशन नजर आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज बेसिकली द 18,000 और द सेकंड वन इज बेसिकली द 0.40x. अब जरा देखें कि अगर यहाँ पे जो x है वो नंबर ऑफ शूज को शो कर रहा है कि कितने उन्होंने शूज बनाए हैं. तो अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 भी पुट कर दें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप x की जगह 0 भी पुट कर दें तो आपके पास आंसर बनेगा. सॉरी, आप यहाँ पे x की जगह 0 भी पुट कर दें तो आप फॉर एग्जाम्पल पुट x इज इक्वल टू 0, तो आंसर बनेगा आपके पास c ऑफ 0. तो हमारे पास वो बनेगा c ऑफ 0, मतलब आपने x की जगह 0 पुट कर दिया तो हमारे पास बनेगा c ऑफ 0. तो इस सूरत में हमारे पास आपने जब x की जगह 0 पुट किया तो बनेगा 0.40 मल्टीप्लाई बाय x की जगह अगेन 0 प्लस 18,000. अब जरा आप गौर से देखें कि जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर बन जाएगा 0 प्लस 18,000 और 0 प्लस 18,000 इज बेसिकली इक्वल्स टू 18,000. तो हमें यहाँ से नजर आ रहा है कि अगर यहाँ पे x का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ शूज दे मेक, तो अब अगर वो टोटल नंबर ऑफ शूज अगर 0 भी हो जाए, x की वैल्यू 0 भी हो जाए, तो उस सूरत में भी उनकी जो कॉस्ट है वो 18,000 रहेगी. इसका मतलब है ये जो 18,000 है ना, ये एक फिक्स कॉस्ट है, ये उन्होंने देनी ही देनी है. बेशक वो कोई भी पेयर ऑफ शूज बनाएं या ना बनाएं, 18,000 उनकी लेबर की कॉस्ट हो सकती है, जैसे मैंने पहले बताया, ये उनकी फैक्ट्री का किराया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारे पास. ओके, सो नाउ लेट्स सी. जैसे वो बात करता है इफ वेयर x डिनोट्स द कॉस्ट ऑफ ईच पेयर ऑफ शूज, अगर x जो है वो ईच पेयर ऑफ शूज को डिनोट करता है, ठीक है. तो अब वो बात करता है कि हमारे पास मतलब कि जो x है वो ईच पेयर ऑफ शूज को नॉट कॉस्ट ऑफ द ईच पेयर ऑफ शूज को डिनोट करता है, एंड 18,000 इज द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द कंपनी लाइक रेंट, शॉप सैलरी और एम्प्लॉयज सैलरी etc. तो अब वो हमारे पास जो 18,000 है वो उसकी फिक्स कॉस्ट रहेगी, और जो हमारे पास 0.40 है वो एक उसकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, वो डिपेंड करती है x पे. अगर x की जो भी वैल्यू होगी, ये जो हमारे पास यहाँ पे हमें फर्स्ट हैंड पे कॉस्ट नज़र आ रही है, ये वाली कॉस्ट ही उस हिसाब से वेरी करती रहेगी, ठीक है. अगर x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दें तो आंसर कुछ और बनेगा, x की वैल्यू 2 पुट कर दें आंसर कुछ और बनेगा, और इसी तरह से जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करते रहेंगे हमारे पास आंसर चेंज होता रहेगा. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल 3, ठीक है. एग्जाम्पल 3 में आप जरा देखें, अ मीडिया एंटरप्रेन्योर वांट्स टू एस्टैब्लिश अ डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन यूनिट. एक मीडिया एंटरप्रेन्योर है, वो एक डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन स्टूडियो क्रिएट करना चाह रहा है, ठीक है. ओके, नाउ he estimates that 1 million is required for studio setup including cameras, lighting, soundproofing, editing, workstations and software licenses. तो वो एक एस्टिमेट लगाता है कि उसको ये सारी की सारी चीज़ें, कैमरा, लाइटिंग वगैरह परचेज करने के लिए उसके 1 मिलियन रुपीज़ उसको चाहिए, ठीक है. ओके, साथ में वो ये एस्टिमेट लगाता है कि ₹14,000 फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ईच कंप्लीट वीडियो प्रोजेक्ट, कि एक पूरा का पूरा वीडियो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए उसको 14,000 चाहिए, ठीक है. उसमें क्या इंक्लूड, उसमें स्क्रिप्टिंग इंक्लूड है, उसकी शूटिंग, एडिटिंग, वॉइस ओवर एंड ग्राफिक्स से सारा का सारा उसका प्रोजेक्ट जो है वो सारा का सारा इंक्लूड है उस 14,000, ठीक है, एक वीडियो के लिए. अब अगर आप जरा इसमें देखें, आप प्रीवियस डेफिनेशन को जरा माइंड में लेके आए, तो ये जो 1 मिलियन है ये तो उसने वीडियो बनाने से पहले देने ही देने हैं, ठीक है. तो उसने एडिटिंग को सॉफ्टवेयर परचेज करने हैं, उन्होंने साउंड प्रूफिंग परचेज करनी है, लाइटिंग परचेज करनी है, कैमराज, सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस परचेज करनी है. तो ये 1 मिलियन जो है ये उसने देने ही देने हैं, बेशक वो कोई भी वीडियो ना बनाए. तो इस सूरत में ये जो 1 मिलियन है ये उसकी फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी. दिस 1 मिलियन इज बेसिकली द फिक्स्ड
कॉस्ट। गॉट इट। और अब दूसरी सूरत में हमारे पास एक और कॉस्ट है जो कि 14,000 है। अब ये जो 40,000 कॉस्ट है ये पर वीडियो की कॉस्ट है। इसका मतलब है कि अगर वो 2 वीडियोस बनाएगा तो उसकी 2 दफा 40,000 लगेगा, और इसी तरह अगर वो 3 वीडियोस बनाएगा तो उसका 40,000 3 वीडियोस पे लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 40,000 है हमारे पास कॉस्ट है ये उसकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। ठीक है, अब जरा गौर से देखिएगा कि हम फर्दर चलते हैं आगे कि हमारे पास कहते हैं, अब पूछ क्या रहा है, कंस्ट्रक्ट द कॉस्ट फंक्शन फॉर द स्टेशन थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी नंबर ऑफ वीडियो प्रोजेक्ट। तो वो कहता है अब वो जो उसने एक पूरा का पूरा वीडियो का प्रोजेक्ट बनाना है और उसने उसके लिए पूरा का पूरा स्टेशन सेटअप करना है, तो उस पर उसकी जो टोटल कॉस्ट लगेगी वो टोटल कॉस्ट बताएं वो कितनी होगी। और जैसे मैंने पहले बताया कि जब हमारे पास टोटल कॉस्ट की बात आएगी तो टोटल कॉस्ट हमारे पास हो जाएगी, दैट वन विल बी द, यू कैन से दैट द टोटल कॉस्ट विच इज बेसिकली इक्वल्स टू द वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय द जितने भी उसने प्रोजेक्ट किए हैं। फॉर एग्जांपल उसने एक्स नंबर ऑफ प्रोजेक्ट किए हैं तो उसकी हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन, इसको बेशक आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं इसको डॉट लगा देता हूँ। ठीक है, कि दैट वन विल बी द वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस द फिक्स्ड कॉस्ट। और हमें पता है कि यहाँ पे जो 1 मिलियन है वो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो 40,000 है वो हमारे पास एक वेरिएबल कॉस्ट है। तो अब इस सूरत में हमारे पास क्या बनेगा, अगर मैं सोल्यूशन पे जाऊं, हियर वी ऑब्जर्व दैट द फिक्स्ड कॉस्ट इज 1 मिलियन। ओके, वी ऑलरेडी डिस्कस इट एंड लेट्स सी डिनोट द कॉस्ट फंक्शन। और हम इमेजिन कर लें कि जो सी है वो कॉस्ट फंक्शन को डिनोट करता है एंड एक्स डिनोट द कॉस्ट ऑफ ईच एडिशनल प्रोजेक्ट। अब जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे हमें जस्ट डाटा गिवन था। ठीक है, डाटा आपने ऑब्टेन करना ही करना था, वो डाटा हमें गिवन था। अब हम ये जो अजम्पशंस हैं, सी किस चीज को डिनोट करेगा, सी डिनोट द कॉस्ट फंक्शन, एक्स डिनोट द कॉस्ट ऑफ ईच एडिशनल प्रोजेक्ट, ये हम खुद से अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी अजम्पशंस हैं। ठीक है, और हमें अपनी एक्सपेक्टेशन पता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम बेसिकली कॉस्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उस डिजिटल स्टेशन की। नाउ थस रिक्वायर्ड फंक्शन इज गिवन बाय, तो अब हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी है, टोटल फिक्स कॉस्ट भी है, तो हमारे पास जो उसका कॉस्ट फंक्शन बनेगा, दैट कॉस्ट फंक्शन जैसे मैंने पहले बताया कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इसका मतलब है कि वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय एक्स विच इज बेसिकली द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स प्लस द फिक्स कॉस्ट। तो इस सूरत में हमारे पास जो टोटल कॉस्ट फंक्शन बनेगा, दैट वन विल बी द 40,000 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 मिलियन। ये हमारे पास उसका टोटल कॉस्ट फंक्शन होगा कि जो उस स्टेशन को बिल्ड करने के लिए हमें चाहिए होगा। अब फर्दर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताएं कितनी कॉस्ट लगेगी कि अगर उसने वहां पे लेट्स सपोज 10 वीडियोस बनानी है, तो आपने सिंपल ये क्या करना है, सिंपल पुट x इज इक्वल टू 10 पुट कर दें, और जो भी इसका आंसर बनेगा c ऑफ 10 might be like c of 10 that should be is equals to 40,000 multiply by 10 plus 1 million, that should be the, then इसका जो भी आंसर बनेगा हमारे पास, this answer will be our cost of that station if they made 10 number of projects and 10 number of videos. okay, so इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, मतलब 1 मिलियन प्लस दिस थिंग, तो हमारे पास इसका जो आंसर बनेगा, लेट मी कैलकुलेट दैट वन विल बी द 1 मिलियन प्लस ये हमारे पास बन जाएगा 4 लाख, दैट शुड बी 4 लाख प्लस 1 मिलियन, so it should be the 14 lakh. Okay, you consider the 1 million and 4 lakh, या you consider 1.4 million, ये हमारे पास उसका टोटल कॉस्ट है। इसी तरह हमारे पास अगर वो 20 वीडियोस के बाद उसकी कॉस्ट चेक करना चाह रहे हो तो सिंपल आपने x की जगह पे 20 पुट कर देना है। x इज बेसिकली डिनोट द नंबर ऑफ टोटल प्रोजेक्ट्स और टोटल नंबर ऑफ वीडियोस। ओके,
नेक्स्ट हम कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, एग्जांपल 4। ठीक है, ये भी बिल्कुल इसी तरह की एग्जांपल है कि हमें यू कैन से दैट कि यहाँ पे कुछ अजम्पशंस गिवन होंगी, ठीक है, और हमें पूरा का पूरा मॉडल जो है वो खुद सेटअप करना है। वो कहता है कि अ फर्म विच प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट इज इंटरेस्टेड। एक हमारे पास फर्म है, वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, वो इट इज इंटरेस्टिंग इन डिटरमाइनिंग अ फंक्शन दैट एक्सप्रेस द टोटल एनुअल कॉस्ट। तो वो कहता है कि वो फर्म इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि वो अपना टोटल ओवरऑल एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करना चाह रही है, ठीक है। अब वो टोटल कॉस्ट जो उसने अपने कॉस्ट को नाम दे दिया है, उसने खुद ही ज्यूम कर दिया कि टोटल कॉस्ट हमारे पास वाई की फॉर्म के अंदर होगी एज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। तो जो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस होंगे वो एक्स होंगे, ठीक है। इट मीन्स कि वाई इज बेसिकली द टोटल कॉस्ट एंड एक्स इज बेसिकली द टोटल यूनिट दे प्रोड्यूस एनुअली इन अ ईयर। Total number of the unit they produce is basically denoted by x, and the total cost of that annual year is basically the y. Okay, so accountants indicates that fixed expenditure each year are $50,000। वो कहता है कि जो उनका अकाउंटेंट है वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि हमारी इस फॉर्म के जो टोटल फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स हैं वो 50,000, ठीक है, ये फिक्स हैं, ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। And they also estimated that the raw material cost for each unit produced are $5.5। वो कहता है कि जो हम यूनिट बनाते हैं, जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उस रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो हमारे पास है $5.5। ओके, एंड द लेबर कॉस्ट पर यूनिट आर $1.5 इन द असेंबली डिपार्टमेंट। वो कहता है कि अब उस रॉ मटेरियल हमने जो परचेज कर लिया, अब वो एक यूनिट बनाने के लिए जो हमें लेबर को पेमेंट करनी पड़ती है, वो लेबर की पेमेंट है हमारे पास $1.5। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो 50,000 है ये तो फिक्स कॉस्ट, लेकिन ये $5.5 ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि रॉ मटेरियल उतना ज़्यादा लगेगा जितने हम प्रोडक्ट बनाएंगे। और सिमिलरली एक प्रोडक्ट पे अगर आपने लेबर को $1.5 देने हैं, तो जितने ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे उतने ही 1.5 हम उसमें ऐड करते रहेंगे। तो इसका मतलब है कि 5.5 भी हमारे पास जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, जो 1.5 जो लेबर कॉस्ट है ये भी हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है। और सिमिलरली $0.75 इन द फिनिशिंग रूम। वो कहता है इतने डॉलर हमें एक यूनिट की फिनिशिंग पे लग जाते हैं, एंड 1.25 इन द पैकिंग एंड शिपिंग डिपार्टमेंट। और वो कहता है कि 1.25 जो डॉलर्स हैं ये हमारे पास उसकी पैकिंग में और शिपिंग में लग जाते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं सारी की सारी को आप कैलकुलेट करें और बताएं कि इस फॉर्म का जो एनुअली टोटल कॉस्ट फंक्शन है वो क्या बनेगा, ठीक है। फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन। अब जरा गौर से देखिएगा, अब पहले इसको जरा इमेजिन कर लें हमारे पास चल क्या रहा है। हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन के अंदर दो तरह की कॉस्ट होती है। एक फर्स्ट वन इज बेसिकली द वेरिएबल कॉस्ट और द सेकंड वन इज बेसिकली द फिक्स्ड कॉस्ट। अब जरा देखें क्वेश्चन के अंदर उसने दे दिया है सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट। क्वेश्चन के अंदर ही उसने दे दिया है कि हमारे पास जो 50,000 है ये हमारे पास उस फॉर्म की फिक्स्ड कॉस्ट, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कौन कौन सी हैं। एक हमारे पास $5.5 वेरिएबल कॉस्ट है, एक $1.5 वेरिएबल कॉस्ट है, एक $0.75 वेरिएबल कॉस्ट है, एक $1.25 भी हमारे पास एक वेरिएबल कॉस्ट है। तो इसका मतलब अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को आपस में कैलकुलेट करना चाहूँ तो एक यूनिट पे जो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है वो ये प्लस 1.5 प्लस 0.75 प्लस 1.25, अगर मैं आपको आपस में ऐड करूँ तो तब ये मिल के एक यूनिट की हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट बनेगी। गॉट इट? नाउ सोल्यूशन पे चलते हैं। वो कहता है कि here we observe that the fixed cost is $50,000। वो कहता है हमें पता है कि जो हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है वो $50,000 है, ठीक है। लेट्स सी डिनोट द कॉस्ट फंक्शन, और इमेजिन करें कि जो सी है वो हमारे पास कॉस्ट फंक्शन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब वो कहता है और आप इस तरह इमेजिन कर लें x डिनोट द कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट, और इस तरह इमेजिन कर लें कि x जो है वो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे आप चीज़ मिस्टेक इज दिस, ये कॉस्ट को शो नहीं करता। डिनोट द नंबर ऑफ यूनिट्स,
एक्स जो है वो नंबर ऑफ यूनिट को शो करता है कि वो कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। फर्दर हमारे पास ये है कि ये नंबर है, सेकंड, दिस इज बेसिकली द नंबर, नॉट नो बट दिस इज द नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, ये नंबर ऑफ यूनिट को डिनोट करता है। नाउ जैसे एक प्रिंटिंग मिस्टेक, ओके नाउ अब वो कहता है हेयर वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। अब जो वेरिएबल कॉस्ट है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में गिवन है, जैसा कि लेबर कॉस्ट डिफरेंट थी, रॉ मटेरियल कॉस्ट डिफरेंट थी, ठीक है, पैकिंग की कॉस्ट डिफरेंट थी, शिपिंग वगैरह की कॉस्ट डिफरेंट थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे वेरिएबल कॉस्ट, जैसे मैंने पहले बताया, अगर कैलकुलेट करनी है तो मुझे सबको ऐड करना है। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास कैसे बनेगी कि हम सारी की सारी जो वेरिएबल कॉस्ट जो हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट है उसको आपस में ऐड करें। तो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो बनेगी वो हमारे पास बनेगी $5.5, ठीक है, जो कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी। इसी तरह $1.5 जो कि लेबर की कॉस्ट थी, प्लस $0.75 जो कि हमारे पास वहाँ पे असम्बली की कॉस्ट थी, ठीक है, और इसी तरह हमारे पास 1.25 जो कि हमारे पास उसकी शिपिंग वगैरह की कॉस्ट थी। ओके, अब जब हम इन सबको आपस में एड अप करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है $9। इसका मतलब है कि जो $9 है ये हमारे पास एक यूनिट की कॉस्ट है, ठीक है, ये वेरिएबल कॉस्ट है जो हमने हर डिपार्टमेंट में हिसाब लगा के हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट इकट्ठी कर ली। तो हमने कहा कि एक यूनिट बनाने के लिए हर डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट मिला के कॉस्ट बनती है वो $9 कॉस्ट। तो इसका मतलब ही हुआ अगर मैं टोटल कॉस्ट फंक्शन जनरेट करना चाहूँ तो वो टोटल कॉस्ट फंक्शन हमारे पास कुछ इस तरह का बनेगा, दैट शुड बी द वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स आ जाएगा हमारे पास, प्लस फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। इस सूरत में हमारे पास बनेगा टोटल सी ऑफ एक्स इज बेसिकली इक्वल्स टू 9x, गॉट इट। 9 is basically the variable cost, x is basically the total number of units they produced, plus 50,000 which is basically our variable cost. So this is basically our, you can say that the cost function. अगर उसने इसको y से डिनोट किया है तो हम इसको this is equals to y भी लिख सकते हैं। This is our basically cost function if the variable cost is $9 and the fixed cost is basically the $50,000. नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है लीनियर प्रॉफिट फंक्शन की। प्रॉफिट को हमने पहले भी डिस्कस किया था लेकिन इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे भी। द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल कॉस्ट। ये टोटल रेवेन्यू में से अगर टोटल कॉस्ट को माइनस कर दें तो उस सूरत में हमारे पास जो आंसर आएगा दैट आंसर इज बेसिकली द प्रॉफिट, और यू कैन से द टोटल प्रॉफिट ऑफ दैट फर्म। सो इसके लिए हमारे पास फिर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मैथमेटिकली हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, द टोटल प्रॉफिट इज बेसिकली इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस द टोटल कॉस्ट। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको इस तरह इमेजिन करूं कि हमारे पास जो प्रॉफिट है हम इसको पी ऑफ एक्स से डिनोट कर दें, ठीक है, जो कि हम इसमें आगे वाले एग्जांपल्स में देखेंगे, और हम रेवेन्यू को जनरेट कर दें फॉर एग्जांपल आर ऑफ एक्स से, और हम कॉस्ट को डिनोट कर दें सी ऑफ एक्स से, जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में भी देखा था। तो हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन बन जाएगा P of x is basically equals to R of x minus C of x। तो ये बेसिकली हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन बन जाएगा। उसका मतलब प्रॉफिट जानने के लिए हमें उस कंपनी का यू कैन से दैट के रेवेन्यू भी जानना जरूरी है, और इसी तरह से हमें उस कंपनी का यू कैन से दैट के कॉस्ट भी जाननी जरूरी है। अगर ये दोनों चीज़ें हमें पता होंगी तो हम इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए उस कंपनी का प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, अ फर्म सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर $65 पर यूनिट। एक फर्म है वो $65 पर यूनिट की फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट सेल करती है। तो वो कहता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आर $20 फॉर मटेरियल्स। तो वो कहता है उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है ना उसको डिनोट कर रहा है, वो कहता है $20 फॉर मटेरियल्स हैं और $27.5 पर लेबर। वो कहते हैं ये तो उसकी दो कॉस्ट आ रही हैं कि जो मटेरियल की कॉस्ट है वो $20 है और जो लेबर की कॉस्ट है वो हमारे पास $27.5 है, ठीक है। और वो कहता है कि जो उसकी एनुअल फिक्स कॉस्ट है वो हमारे पास है $1 लाख, ठीक है। अब हमारे पास दो चीज़ें ये बना रही हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन कि हमारे पास आप इसको इस तरह इमेजिन करें कि 65 जो उसकी डॉलर उसकी रेवेन्यू बनेगा एक प्रोडक्ट सेल करने, ठीक है। अगर हम प्रोडक्ट को एक्स से डिनोट कर दें तो उसका मतलब है उसका हमारे पास जो रेवेन्यू बनेगा वो बनेगा 65 मल्टीप्लाई बाय एक्स, गॉट इट। और इसी तरह से हमारे पास अगर मैं कॉस्ट को डिनोट करना चाहूँ तो कॉस्ट में हमारे पास दो तरह की कॉस्ट होती हैं, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट गिवन है $20 एंड $27.5,
तो हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी, अगर मैं दोनों को आपस में ऐड अप करूँ तो वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी हमारे पास $47.50, ठीक है। और हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट होगी, दैट फिक्स कॉस्ट इज बेसिकली इक्वल्स टू 1 लाख। अब अगर हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई है, हमारे पास फिक्स कॉस्ट भी आ गई है, आप इससे कॉस्ट फंक्शन जनरेट करना चाहें तो कॉस्ट फंक्शन हमारे पास बन जाएगा, दैट विल बी द 47.5 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स इज बेसिकली द नंबर ऑफ यूनिट्स, प्लस 1 लाख, जो कि बेसिकली हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। ये कॉस्ट फंक्शन बन गया। इसी तरह जो रेवेन्यू फंक्शन है वो हमारे पास बन रहा है आर ऑफ एक्स, मीन्स कि अगर उसने एक प्रोडक्ट $65 की सेल की है और एक्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, अगर उसने एक जो प्रोडक्ट है वो $65 की सेल की है और एक्स हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को शो करता है, तो जो रेवेन्यू बनेगा वो बनेगा 65x। अब हमारे पास कॉस्ट फंक्शन भी गिवन है, रेवेन्यू फंक्शन भी गिवन है, ठीक है। तो अब अगर हमें यहाँ से प्रॉफिट निकालना हो तो मैं रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दूंगा, जो भी आंसर बनेगा वो हमारे पास बेसिकली उसका प्रॉफिट फंक्शन बन जाएगा। नाउ लुक एट दिस, अब देखते हैं हमसे क्या क्वेश्चन किया है, ठीक है। वो कहता है कंस्ट्रक्ट्स अ प्रॉफिट फंक्शन स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ एक्स द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। वो कहता है एक्स जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स जितने प्रोड्यूस हुआ, जितने सोल्ड हुए हैं, उनको शो करता है, ठीक है। व्हाट प्रॉफिट इज अर्न्ड इफ एनुअल सेल्स आर 20,000 यूनिट्स। और वो कहता है ये भी बताएं कि अगर हमारे पास एनुअली वो 20,000 यूनिट्स सेल करते हैं तो अब उनका जो प्रॉफिट है वो कितना बनेगा, ठीक है। एंड हाउ मेनी यूनिट्स आर टू बी सोल्ड टू अटेन ब्रेक इवन। ब्रेक इवन मीन्स कि हमारे पास जब आपने प्रॉफिट बना लिया, ठीक है, अब वो देखना है ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है कि मैं कितने यूनिट सेल करूं कि उनका जो प्रॉफिट है वो जीरो है, मींस कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, ठीक है। मतलब कि जितनी कॉस्ट लगी है उतना पैसा उनको वापस आ जाए एंड बात खत्म हो जाए, ठीक है। उनको बेशक कोई प्रॉफिट ना हो, इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। कि ऐसा पॉइंट जिसपे कंपनी को ना कुछ लॉस हो रहा है ना कुछ गेन हो रहा है। हमें ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी। सो लेट्स सी, सोल्यूशन 1 पे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका प्रॉफिट फंक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। गिवन हमारे पास ये है कि वो जो एक यूनिट है वो $65 में सेल कर रहा है, ठीक है। सो टोटल रेवेन्यू फंक्शन क्या बनेगा, जैसे मैंने पहले आपको वहां पे बनाया था 65 मल्टीप्लाई बाय एक्स, प्राइस ऑफ अ यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड। क्वांटिटी सोल्ड जो है वो एक्स से हमें शो हो रही है और जो प्राइस ऑफ यूनिट है वो 65 है, तो रेवेन्यू फंक्शन बनेगा 65 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 65x, ठीक है। इसी तरह अगर हम टोटल कॉस्ट फंक्शन की बात करें तो जैसे मैंने पहले आपको समझाया कि टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास दो तरह की थी, $20 हमारे पास मटेरियल की और $27.5 हमारे पास जो थी वो लेबर कॉस्ट थी। तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट हमारे पास इस तरह लिखते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस द फिक्स कॉस्ट। तो इस सूरत में हमारे पास CFX बनेगा 20 प्लस 27.5, ये बेसिकली हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस द फिक्स कॉस्ट विच इज बेसिकली द $1 लाख। इस सूरत में हमारे पास जो कॉस्ट फंक्शन बनेगा वो बनेगा, अगर मैं 20 प्लस 27.5 को आपस में ऐड करूँ आंसर बनेगा 47.5। तो आंसर आया हमारे पास 47.5x प्लस 1 लाख। ओके, ये कॉस्ट फंक्शन आ गया। अब अगर मैं रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दूँ तो उस सूरत में हमारे पास आर ऑफ एक्स में से मैं सी ऑफ एक्स को माइनस कर दूँ तो हमारे पास जो आंसर बनेगा दैट आंसर विल बी द प्रॉफिट। तो हमारे पास प्रॉफिट क्या बनेगा, प्रॉफिट इज बेसिकली इक्वल्स टू आर ऑफ एक्स माइनस सी ऑफ एक्स। आर ऑफ एक्स हमारे पास था 65x माइनस, हम इसमें से ये माइनस कर देंगे। तो आप जरा गौर से देखिएगा, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व आउट करें तो हमारे पास यहाँ पे सिनेरियो ये बन रहा है कि ये बनेगा 65x, अगर मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये इस तरह बनेगा 65x माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा माइनस 47.50x, और ये जब माइनस इसका मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा माइनस 1 लाख। अब 65 में से 47 माइनस करेंगे तो दोनों में के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास आंसर आएगा हमारे पास, मैं इसको अगली स्लाइड पे आपको शो करवाता हूँ कि हम ये करना चाह रहे हैं कि हम दोनों में आपस में माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर है 65x माइनस 47.5x माइनस 1 लाख। तो आपने जब 65 माइनस 47 किया तो हमारे पास आंसर आएगा 17.50x, ठीक है। तो 65 माइनस 47 हमारे पास आंसर आया 17.5, साथ में x मल्टीप्लाई हो दोनों क्वांटिटी के साथ, वो x आ जाएगा और माइनस 1 लाख एज इट इज आ जाएगा। तो ये जो बेसिकली हमारे पास P ऑफ x आया है, ये हमारे पास उसका टोटल
प्रॉफिट फंक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये था कि आप बताएं कि हमारे पास अगर वो 20,000 यूनिट सेल करते हैं तो उस वक्त उनका प्रॉफिट क्या बनेगा। तो प्रॉफिट फंक्शन आपके पास है, ठीक है, इसमें आप जस्ट x की जगह पे 20,000 पुट कर, ठीक है। तो अब अगर मैं x की जगह 20,000 पुट कर दूं तो हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन बनता है p ऑफ 20,000 विच इज बेसिकली 17.5 मल्टीप्लाई बाय 20,000 माइनस 1 लाख। इसको कैलकुलेट करें, हमारे पास आंसर आता है 250,000, ठीक है, 2,50,000 रुपीज़ हमारे पास डॉलर्स हमारे पास इसका आंसर बनेगा अगर हम 20,000 यूनिट्स सेल करेंगे उस प्रोडक्ट की। थर्ड था कि ब्रेक इवन पॉइंट आप होगा। ब्रेक इवन पॉइंट जैसे मैंने पहले बताया कि जहां पे ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि प्रॉफिट ना हो ना, प्रॉफिट फंक्शन हमारे पास गिवन था यहाँ पे, जो कि हमने यहाँ पे देखी, यहाँ पे फाइंड आउट किया था कि ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन है, ये वाला। अब अगर मुझे निकालना है कि हम कितने यूनिट सेल करें, x बेसिकली नंबर ऑफ यूनिट को सेल बताता है कि कितने यूनिट सेल हुए, ठीक है, और जो p ऑफ x है वो हमारे पास प्रॉफिट को बताता है। ब्रेक इवन पॉइंट जैसे मैंने पहले बताया कि वो पॉइंट जहां पे प्रॉफिट जीरो हो जाए, तो अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो मुझे प्रॉफिट को जीरो करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूला में मैं p ऑफ x की जगह पुट कर दूंगा जीरो, तो इस मीन्स p ऑफ x इक्वल टू जीरो, ये बन जाएगा जीरो इज इक्वल टू 17.50x माइनस 1 लाख, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, ठीक है, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको स्लाइड में बताता हूँ आगे कि हम पुट पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, जब हमने पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 17.5x माइनस 1 लाख इक्वल टू जीरो। हमने पी ऑफ एक्स की जगह इक्वल टू में जीरो पुट कर दिया। तो अब सिंपल क्या होगा कि हमारे पास अगर मुझे यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सिंपल हमारे पास जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट उनके लिए तो आसान होगा, लेकिन जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिंपल हम यह करेंगे कि हमारे पास 17.50x इस साइड पे रहेगा और ये जो 1 लाख है ये साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा। और ऑन द अदर हैंड अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x इज बेसिकली इक्वल्स टू 1 लाख। अगर x 17.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे 17.5 जो है वो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 1 लाख डिवाइडेड बाय 17.50। अब सिंपल इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो आंसर बनेगा दैट आंसर विल बी द टोटल नंबर ऑफ यूनिट टू गेन द ब्रेक इवन पॉइंट्स। इट इम्प्लाइज हमारे पास x की वैल्यू आ रही है विच इज बेसिकली द 5714.28, ठीक है। इसका मतलब है 5714.28 यूनिट्स हम बनाएं तो इस सूरत में हमारे पास उसका जो प्रॉफिट है वो जीरो हो जाए। अब जरा देखें कि यहाँ पे जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि चलिए ये तो हमारे पास क्लियर हो गया कि 5714 नंबर ऑफ यूनिट्स हमने बना लिए, लेकिन 0.8 यूनिट्स क्या हुआ। मतलब अब ये तो नहीं है ना कि हम यूनिट तो पूरा का पूरा एक एंटिटी है, मतलब 1 यूनिट बनेंगे, 2 यूनिट बनेंगे, 3 बनेंगे, अब तो नहीं कि 5.5 यूनिट बना दें, ऐसा तो कोई हमारे पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इसका मतलब ही हुआ जब इस सूरत में आएगा, इसका मतलब है कि अगर आपने सिंपल आप ये कह रहे हैं कि 5714 से कुछ आगे जाना है, 0.28 पॉइंट आगे जाना है, इसका मतलब है कि हमें जो नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए वो चाहिए हमारे पास 5714, ये तो हमें चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इससे 0.2 पॉइंट हम आगे जा रहे हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 5715 यूनिट एटलीस्ट, या एग्जैक्टली हमें बनाने पड़ेंगे अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट ये वो पॉइंट जहाँ पे प्रॉफिट जीरो हो जाए, ना प्रॉफिट हो ना लॉस। तो इट मीन्स 571.15 यूनिट्स शुड बी सॉल्व टू अटेन ब्रेक इवन। इसका मतलब है कि मुझे इतने यूनिट बनाने, इतने यूनिट सेल करने पड़ेंगे अगर मुझे ब्रेक इवन को अटेन करना है। ओके, दिस इज डन फॉर द टुडेज लेक्चर, ठीक है। हमारे पास कुछ इसकी यू कैन से दैट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इसी तरह हमारे पास सिमिलरली ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और सिमिलरली हमारे पास लास्ट स्लाइड पे हमारे पास ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, इनको आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और इन सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पास आज के लेक्चर के रिलेटेड ही हैं। तो इट मीन्स आज हमने क्या देखा, हमारी आज की समरी ये है
कि हमने देखा कि हमारे पास लास्ट एग्जांपल में जो हमने लास्ट फर्स्ट पार्ट में किया था उसमें देखा था हमने जस्ट एक एग्जांपल देखी थी जिसमें हमारे पास अजम्पशंस भी गिवन थी और हमारे पास मॉडल भी गिवन था। आज हमने कुछ ऐसी एग्जांपल देखी हैं कि जिनमें बाज़ औक़ात हमें अजम्पशंस भी खुद करनी पड़ रही हैं, हमें मॉडल भी खुद क्रिएट करना पड़ रहा है और उस मॉडल से हमें रिजल्ट्स देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स दिस इज द बेसिकली द ओवरऑल मैथमेटिकल मॉडल। अब तक हमने जितनी भी देखी हैं वो सारी की सारी हमारे पास लीनियर मॉडल्स। ठीक है, हमने कहा कि इसके अलावा हमारे पास नॉन लीनियर मॉडल्स भी होते हैं। ठीक है, तो वो नेक्स्ट हम जब मैथमेटिकल मॉडल्स के नेक्स्ट लेक्चर्स की तरफ जाएंगे हम उन मॉडल्स को भी स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।